लोब्सांग रंगपा ने कहना जारी रखा। मेरा जीवन वास्तव में कठोर जीवन रहा था, एक कठोर प्रशिक्षण, आत्म अनुशासन से भरा हुआ और विशेष प्रशिक्षण जो मैंने लामा मठ में प्राप्त किया। एकमात्र वही चीज थी जो मुझे अभी तक पागलपन के साथ चलने में योग्य बना रही थी। संदेहजनक है कि पराकाष्ठा में उस प्रशिक्षण के बिना कोई भी व्यक्ति सहने में सक्षम न होता। सामूहिक नरसंहार के समय जो बुरे जख्म मैंने पाए वे मेरे दोहरे निमोनिया का कारण बने। कुछ समय के लिए मैं मृत्यु के कगार पर झूलते हुए निराशाजनक रूप से बीमार था। मैंने किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता लेने से मना कर दिया, किसी भी आराम को लेने से पूरी तरह से मना कर दिया। मैं अपने प्रकोष्ठ में सीमेंट के फर्श पर बिना कंबल के, बिना किसी चीज के कांपता और उछलता हुआ मौत के लिए लेटा रहा। धीमे धीमे मैं कुछ स्वस्थ हुआ और हवाई जहाज के इंजनों की गड़गड़ाहट से कुछ समय के लिए चेतन हुआ। वे मुझे अपरिचित भी लगे। वे जापानी नहीं थे जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जान गया था, और जो वास्तव में हो रहा था मुझे उस पर आश्चर्य हुआ। जेल हिरोशिमा के पास के एक गांव में थी और मैंने अनुमान किया कि जापानी विजेता जापानी हर जगह जीत रहे थे, पकड़े हुए हवाई जहाजों के ऊपर वापस लौट रहे थे। एक दिन जब मैं अभी भी वास्तव में बीमार था, दोबारा फिर से हवाई जहाजों की आवाज हुई। अचानक ही जमीन हिली और वहां जोरदार भयंकर आवाजें हुई। धूल के बादल आकाश में से गिरे और मूत्र जैसी दुर्गंध पैदा हुई। धूल भरी गंध, हवा तनावपूर्ण। एक क्षण के लिए कुछ भी चलता हुआ नहीं दिखा। तब संतरी डरकर चीखते हुए सम्राट के उस चीज से जिसे वह जानते नहीं थे कि वह क्या है, उन्हें बचाने के लिए गुहार लगाते हुए भयाकुल होकर दौड़े। ये हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया परमाणु बम था। कुछ समय के लिए मैं आश्चर्य करता हुआ कि क्या किया जाए, लेटा रहा। तब यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि जापानी मुझे देखने के लिए हद से ज्यादा व्यस्त थे। इसलिए मैं कांपता हुआ अपने पैरों पर उठा और दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। इस पर ताला नहीं लगा था। मैं इतना गंभीर बीमार था कि यह सोचा गया था कि मेरे लिए भाग जाना असंभव है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः वहां संतरी रहते थे, परंतु वे संतरी अब गायब हो गए थे। हर जगह भगदड़ थी। जापानियों ने सोचा कि उनके सूर्य देवता ने उन्हें त्याग दिया है और वे चींटियों के द्वारा छोड़े गए कॉलोनी की तरह से पीछे जा रहे थे। दुख की भगदड़ अंतिम सीमा तक चारों ओर पीसे जा रहे थे। राइफलें छुड़ा ली गई थी। वर्दियां, खाना, हर चीज थोड़ी थी। हवाई हमलों की दिशा में उनके शरण स्थल वहां दिग्भ्रमित हो गए। शोर और चीखे, क्योंकि वे सभी एक ही समय में वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैं कमजोर हो गया था। मैं इतना कमजोर था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। मैं एक जापानी ट्यूनिक और टोपी लेने के लिए झुका और चूंकि बेहोशी ने मुझे जकड़ लिया था, मैं लगभग गिर गया। मैं अपने हाथों और घुटनों पर गिरा और मैंने ट्यूनिक में संघर्ष किया और टोपी को लगा लिया। तब धीमे से मैं झाड़ियों में रेंग गया और दुख के साथ रेंगना जारी रखा। वहां तमाम धमाके और प्रहार हो रहे थे और हवाई जहाजों को गिराने वाले तोपें गोलंदाजी कर रही थी। आकाश लाल था जिसमें काले झंडे और पीला धुआं था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया टूट रही है। और ऐसे समय पर आश्चर्य हुआ कि मैं भाग जाने का ऐसा प्रयास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये सारी चीजों का अंत था। मैं पूरी रात अपनी समुद्र तट, जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, जो जेल से केवल कुछ ही मील दूर था, की ओर धीमी कष्टदायी यात्रा की। मैं वास्तव में बीमार था। सांस मेरे गले में अटकी थी और मेरा शरीर हिल और कांप रहा था। इसमें आत्मनियंत्रण का वह प्रत्येक प्रयास हुआ जिससे मैं अपने आप को शरीर में बलपूर्वक घुसा सकता था। अंत में भोर के प्रकाश में थकान और बीमारी के कारण आधा मरा हुआ, डरा हुआ
मैं नाले के पास समुद्र के तट पर पहुंचा। मैंने झाड़ियों के बाहर झांक कर देखा। मेरे सामने मछुआरों की एक छोटी नौका अपने लंगर पर नाच रही थी। ये त्यागी हुई थी। स्पष्टतः इसका मालिक भगदड़ में समुद्र तट से अंदर की ओर दौड़ गया था। चोरी छिपे मैंने अपना रास्ता इसकी तरफ बनाया और दुख के साथ अपने आप को सीधा खड़ा करके नाव को खींचने में और ऊपर पट्टी को देखने में लगाया। नाव खाली थी। मैंने अपना एक पैर लंगर के रस्से के ऊपर रखने की व्यवस्था की और काफी गहरे प्रयत्न के बाद मैं अपने आप को ऊपर उठा पाया। तब मेरी ताकत ने साथ छोड़ दिया और मेरा सिर पहले नाव की तली में गिरते हुए उस उछलते हुए पानी में नाव के अंदर तली में लुढ़क गया और सड़ी हुई मछलियों के कुछ थोड़े टुकड़े जो स्पष्ट रूप से चारे के रूप में रखे गए थे। लंगर के रस्से को काटने में लगने वाली ताकत को इकट्ठा करने में मुझे काफी समय लगा। तब मैं दोबारा से तली में गिर गया क्योंकि नाव नाले के बाहर की तरफ और ज्वार की तरफ खिसक गई थी। मैं पूरी तरह से परेशान होकर थका हुआ वहां पड़ा रहा, क्योंकि बहती हुई हवा मुझे अपने पक्ष में लगी। घंटों बाद मैं उस पतवार को पहनाने में समर्थ हो पाया। प्रयास मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी था और मैं नाव की तली में बेहोश मुर्दा वापस डूब गया। मेरे यहाँ से भाग निकलने के बाद जापान के मध्य भाग में निर्णायक कदम उठाया गया था। परमाणु बम गिराया जा चुका था। उसने युद्ध को जापानियों के काबू के बाहर फेंक दिया था। युद्ध समाप्त हो गया था और उसने युद्ध को जापानियों के बूते के बाहर कर दिया था। मेरे लिए भी युद्ध समाप्त हो गया था, या मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि यहाँ मैं जापान के समुद्र के ऊपर सिवाय नाव की तली में पड़ी हुई थोड़ी सी सड़ी हुई मछलियों के बिना किसी खाने के और बिना पानी के इधर उधर बहता हुआ पड़ा रहा। मैं खड़ा हुआ और सहारे के लिए अपनी भुजाओं को उस पर चिपकाते हुए, अपनी ठोड़ी को उसके विरुद्ध रखे हुए और अपने आप को पकड़े हुए जितना अच्छा मैं कर सकता था, मस्तूल से चिपक गया। जैसे ही मैंने अपना सिर नाव के पीछे की ओर घुमाया, मैं जापान के समुद्र तट को दूर होता हुआ देख रहा था। एक धुंधली सी बाढ़ ने इसे पूरी तरह लपेट लिया। मैं नाव के आगे की ओर मुड़ा। उसके आगे कुछ नहीं था। मैंने उन सब के ऊपर विचार किया जिससे मैं गुजर चुका था। मैंने भविष्य कथन का विचार किया, मानो मैं बहुत दूर से अपने शिक्षक लामा मिंगिया डोंड्यूब की आवाज को सुनता हुआ लगा। मेरे लोबसांग, तुमने ठीक किया है। दिल मत तोड़ो, क्योंकि यह अंत नहीं है। दिन में एक क्षण के लिए प्रतिज्ञाओं के ऊपर धूप की एक किरण चमकी और ताजी हवा चली और तरंगों की छोटी छोटी लहरें रेंगने की एक सुखद आवाज करते हुए नाव से बाहर की ओर फैल गई। मैं आगे जा रहा था। कहाँ? मैं जो जानता था वह एक क्षण के लिए यह था कि मैं स्वतंत्र था, प्रताड़ना से स्वतंत्र, जेल के बंदी होने से स्वतंत्र, शिविर जीवन के जीवंत नर्क से स्वतंत्र। शायद मैं मरने के लिए भी स्वतंत्र था, परंतु नहीं। यद्यपि मैं मृत्यु की शांति की चाह रखता था, परंतु मैं जानता था कि मैं अभी नहीं मर सकता, क्योंकि मेरा भाग्य कहता है कि मैं लाल लोगों के देश अमेरिका में मरूंगा और मैं यहाँ अकेला भूखा मरता हुआ जापान के समुद्र के ऊपर एक खुले नाव में तैर रहा था। दुखों की लहरों ने मुझे घेर लिया। एक बार मैंने फिर अनुभव किया कि मुझे एक बार फिर से प्रताड़ित किया जा रहा है। सांस मेरे गले में अटक गई और मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने सोचा कि शायद अंतिम क्षण में जापानियों ने मेरे भागने को पता कर लिया है और मुझे पकड़ने के लिए एक तेज नाव भेज रहे हैं। ये विचार मेरे लिए अत्यधिक भारी था। मस्तूल के ऊपर मेरी पकड़ फिसल गई। मैं गिरा, डूबा और लुढ़क गया और एक बार फिर मुझे कालेपन का, गुमनामी के कालेपन का ज्ञान हुआ और नाव अज्ञात स्थान को खेती जाती रही।